नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात हो रही थी डॉक्टर सईद अहमद के साथ हीमोफीलिया के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि हीमोफीलिया के बारे में तस्करा हो रहा था, तो हीमोफीलिया के हवाले से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने दो अक़साम बताई थी, एक तो क्लासिकल हीमोफीलिया या हीमोफीलिया ए और बी। इसी तरह से क्या मर्ज़ की शिद्दत के हवाले से भी इसकी अक़साम होती हैं? जी बिल्कुल। ये जैसे माइल्ड हीमोफीलिया है, जी। मॉडरेट हीमोफीलिया है, सीवियर टाइप है। तो इसकी 3 किस्म होती हैं। हम माइल्ड जब कहेंगे कि जब इसका फैक्टर 8 जो लेवल है वो तकरीबन कोई 10 इंटरनेशनल यूनिट से 30 इंटरनेशनल यूनिट तक हो, यानी 10 से लेकर 30 तक अगर फैक्टर 8 लेवल है तो हम कहेंगे माइल्ड है। अगर 2 से 10 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर यानी पर 100 ml अगर है तो हम ये कहेंगे जी मॉडरेट किस्म का है। और अगर 2 इंटरनेशनल यूनिट से अगर कम है तो हम ये कहेंगे कि सीवियर टाइप का हीमोफीलिया। यूजली जो सीवियर टाइप का हीमोफीलिया है वो 50% होता है, मॉडरेट जो है वो तकरीबन 30% है, और 20% जो है ये माइल्ड टाइप का हीमोफीलिया दुनिया में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या इन अक़साम की बुनियाद पर मर्ज़ की मैनेजमेंट भी तब्दील हो जाती है? जी बिल्कुल। अब जैसे कि हम ये कहेंगे जी सीवियर हीमोफीलिया। सीवियर हीमोफीलिया में यूजली जो है वो आए दिन चोट लग रही होती है, स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो हमें वो यूजली एक हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा जो है वो पेशेंट हमारे पास आता है और फैक्टर 8 लगवा के फिर वो चले जाते हैं। जबकि मॉडरेट में वो कभी कभी जब उनको चोट लगती है या यूजली तब इस तरह से आ रहा था। माइल्ड में उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब वो पेशेंट कोई मेजर सर्जरी करवाता है और फिर उसके बाद पता चलता है कि जी ये तो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। फिर वो जब टेस्ट होता है फिर पता चलता है कि माइल्ड टाइप का है। तो माइल्ड में जब पता चल जाता है तो फिर उससे पहले हमें वो जो है एहतियात हमें करनी होती है और फैक्टर 8 कंसनट्रेट हमें देना होता है उनको। अशरफ साहब, तशख़ीस के हवाले से पूछना चाहूँगा कि किस तरह के टेस्ट ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये वाज़ेह हो जाता है कि जो भी शख़्स आपके पास आया या जो भी मरीज़ है वो हीमोफीलिया का शिकार है भी या नहीं। और इसी हवाले से एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि इससे मुशाबहत रखने वाली और भी कोई बीमारियाँ होती हैं? बिल्कुल। जैसे हम बात करेंगे कि जब ब्लीडिंग रुक नहीं रही होती तो पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज़ के, मैं कहूँगा कि जैसे हीमेटोलॉजिस्ट हैं, ब्लड के जी। स्पेशलिस्ट हैं, जब उनके पास केस जाता है तो वो कुछ टेस्ट करवाते हैं जिसमें ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम बेसिक टेस्ट हैं ये। जो और आमतौर पर लेबॉरेटरी मतलब मरीज़ को खुद बताते खुद लेबॉरेटरी जाकर करवाना पड़ता है। जी डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर वो वहाँ जाके कराते हैं। बिल्कुल बेसिक और सस्ते टेस्ट हैं। अगर ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होती है तो हम ये कहते हैं जी प्लेटेट का डिफेक्ट है। अगर क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग है तो हम ये कहते हैं जी कोआगुलेशन का डिफेक्ट है। फिर पीटीए पीटीटी है, फिर थ्रोम्बिन टाइम है, फिर उसके बाद में करेक्शन स्टडीज़ हैं, फैक्टर ऐसे लेवल हैं। तो फिर ये हमें एक डायग्नोसिस पता चलती है कि जी ये एक फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। और इससे मिलती जुलती जो बीमारियां हैं वो जैसे वॉन विलरमैन डिजीज़ है या जी। फैक्टर 9 डेफिशिएंसी है जिसको हम क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। ये बेसिकली कॉमन एक दूसरे से मिलती जुलती बीमारियां हैं और इनको अलग अलग ट्रीट हमें करना होता है, इनकी अलग अलग ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब, मैनेजमेंट के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि अमूमन इन लोगों की ज़िंदगी में जब चोटें वगैरह लग जाती हैं या इस तरह से ब्लीडिंग के मामलात सामने आ रहे होते हैं तो किस तरह की ट्रीटमेंट ऑफ़र की जाती है, और क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एहतियात चोटों से बचाव के अलावा और कोई ऐसा एहतियात है जो इनको करना पड़ता हो? हाँ, ऐसा प्रोफाइलैक्सिस हम कहेंगे जी। एहतियात के तौर पे आप जो है वो ट्रायल की गई थी इसकी बहुत ज़्यादा और कुछ कामयाब भी हुई थी कि जी हफ्ते में 3 दिन जो है वो बच्चा हीमोफीलिया सेंटर जाता है और वहाँ पे 20 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से वो फैक्टर 8 कंसनट्रेट लगवा लेता है। तो उससे ये होता है कि उसकी जो जॉइंट कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं होती हैं, ब्लीडिंग जो है वो पेशेंट नॉर्मल अपनी लाइफ गुजार हो। तो ये यूजली तकरीबन 1 से 1.5 साल या 2 साल की एज पे ये शुरू कर दी जाती है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर उसकी ट्रीटमेंट जो है वो फिर डिफरेंट होती है और फिर उसको बाज़ दफ़ा हम फैक्टर 8 दे रहे होते हैं और दूसरी चीज़ें दे रहे होते हैं। फैक्टर 8 की 2-3 किस्में हैं, मतलब जो अवेलेबल है। एक तो ये कि इंजेक्शन फॉर्म में हमें मिल रहा होता जी। है जो कि ड्राइड और बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। दूसरा अल्टरनेट हमारे पास क्रायो प्रेसिपिटेट है जो कि हम ब्लड बैंक से हम ले रहे होते हैं। जी। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि क्रायो प्रेसिपिटेट भी अवेलेबल नहीं है, फिर प्लाज्मा में देना होता है। तो ये 2-3 किस्म के वो ये हैं 3 और ऑप्शंस होते 3 हैं इन मरीज़ों के ऑप्शंस हैं और पास। फिर इनकी अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशनें मौजूद होती हैं। तो दौरान ट्रीटमेंट या मर्ज़ को मैनेज करते हुए किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस इलाज के साथ सामने आने के इम्कानात होते हैं?
जी बिल्कुल, जैसे अब फैक्टर 8 कंसनट्रेट लगवा रहे हैं उसमें तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस हमें नहीं मिलती हैं, लेकिन जब क्रायोप्रेसिपिटेट लगा रहे होते हैं या एफएफपी जिसको हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम कहते हैं, तो इससे ये होता है कि हेपेटाइटिस बी के चांसेस हैं, हेपेटाइटिस सी के चांसेस हैं, जो कि हमारे अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में स्क्रीनिंग स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो हम लोग बेसिकली डिवाइसेस पे स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, और लेटेक्स जो कि सस्ते तरीन टेस्ट है, हम कहते हैं कि जी उस पर हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट किए जाएँ, और ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और बहुत सारे इदारे गैर मुस्तनद भी हैं खून के हवाले से। बिल्कुल सही बात है। और कुछ लोग ये होते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है वो फिर दवाइयाँ ऐसी खा रहे होते हैं जिससे कि खून और पतला हो जाता है, जैसे कि एस्प्रिन डिस्प्रिन है वो है, या ये कि हम कहें कि हेपेटाइटिस ए भी बाज़ जो कंसनट्रेट्स हैं फैक्टर 8 के उससे पहले होता था, अब थोड़ा सा इसको कम कर दिया गया। अच्छा, इन अद्वियात का आपने तज़किरा किया, एस्प्रिन वगैरह जो कि खून को पतला करने वाली दवाएं होती हैं, तो क्या ऐसे मरीज़ों में ये दवाएं इस्तेमाल नहीं करनी होती? नहीं, बिल्कुल ये अवॉइड करनी चाहिए। इस तरह की तमाम दवाएं जो कि खून को पतला करती हैं हम उनको यूजली अवॉइड करते हैं। इवन ये कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो है वो हम उनको कहते हैं कि जी हीमोफिलिक पेशेंट को गोश्त में टीका कभी भी ना लगाएं, क्योंकि वो फिर सूज जाएगा, और ये आमतौर पर जिन डॉक्टरों को नहीं पता तो वो लगाते हैं बुखार के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। अक्सर मरीज़ ख़ुद भी नहीं बताते दूसरी बीमारियों के बारे में अपनी। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया था जॉइंट कॉम्प्लिकेशंस का कि इन मरीज़ों में जो हो जाती है इस बीमारी की बिना पर, इसी तरह से जॉइंट कॉम्प्लिकेशंस किस तरह से सामने आ सकती हैं, और ऐसे ही कोई और भी मामलात हैं जो इन मरीज़ों में होते हों इस बीमारी की बुनियाद पर? जॉइंट यूजुअली सूज जाते हैं, और सूजने की कुछ वजूहत होती हैं कि एक दफ़ा चोट लगी और वहाँ पे उसको सही मैनेज नहीं किया गया तो वो जॉइंट जो है वो सूज जाता है। सूजने की वजह ये होती है कि वहाँ पे ब्लड जो है एक्यूमुलेट हो जाता है। जब ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो वहाँ पे उस ब्लड के अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन हमारा जो है उसमें टूटता है और उसमें से आयरन निकलता है। बिल्कुल, आयरन जो है उस जॉइंट के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है, जिसकी वजह से वो डीजेनरेटिव आर्थराइटिस हो जाता है। फाइनली वो सूज के और फिर कंट्रैक्चर्स उसमें बन जाते हैं, और जब कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं तो फिर फिजियोथेरापी है बाद में लेटर स्टेज में, वो अगर नहीं मैनेज किया गया तो वो फिर वो हमारा जॉइंट जो है वो चला जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्फेक्शंस वगैरह भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम हैं, क्या ऐसे मरीज़ों में इन्फेक्शंस होने के इम्कानात दूसरे लोगों की निस्बतन बढ़ जाते हैं? जब किसी भी जगह पे ब्लड की एक्यूमुलेशन होगी, और बाज़ दफ़ा ये हो सकता है कि उस स्वेलिंग इस कदर ज़्यादा हो गई है कि वहाँ पे फिर और वहाँ पे ज़ख़म भी अगर हो गया तो इन्फेक्शन और बैक्टीरियल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें इनमें हो सकती हैं। स्पेशली जो दांतों का है, जब यहाँ से इनके दांतों से खून निकल रहा होता है तो डेंटल कैरीज और दूसरे इन्फेक्शन जो हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि ब्लड एक बहुत अच्छा मीडियम है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। अशरफ साहब, इन मरीज़ों का मुस्तक़बिल कैसा होता है, या दौर हाज़िर में जिस तरह की ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये मरीज़ कितनी तवील ज़िंदगी हासिल कर पाते हैं? अगर हम ये कहें कि इनको स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट अगर मिल रही है, और मतलब फैक्टर्स जो हैं वो मिल रहे हैं पाउडर फॉर्म में, और बिल्कुल यानी हर इलाज बर वक्त मैसर आ रहा है? बर वक्त मैसर है, जिसमें अगर खुदा न खासा स्वेलिंग हो गई है बाद में तो उसको फिजियोथेरापी करवा दें। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाज़ दफ़ा तो साइकेट्रिस्ट होना चाहिए। कुछ जॉइंट्स कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं तो सर्जन का होना ज़रूरी है, पीडियाट्रिशियंस का होना ज़रूरी है, हेमाटोलॉजिस्ट का। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी तो मैसर होंगी तो ये बिल्कुल सही लाइफ वो करते हैं। अगर खुदा न खासा इनको फैक्टर्स नहीं मिलते, अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, जैसे कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है या क्रायोप्रेसिपिटेट, जिसमें अगर वो हेपेटाइटिस बी सी चला गया तो उसकी फिर वो अपनी कॉम्प्लिकेशन वो उनको लीवर सिरोसिस और ये दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, ज़िंदगी में हम सब रोज़मर्रा में कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, बेशुमार लोग मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता होते हैं। कोई ऐसे पेशे हैं जिनसे इन मरीज़ों को दूर रहना चाहिए या इज्तनाब बरतना चाहिए कि वो नौकरियां या वो काम वो सर अंजाम ना दें? ये बहुत एक अच्छा सवाल है, और मैं ये कहूँगा कि जिसमें वज़न उठाना है या जिसमें हाथ और पैर की बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं वो काम इनको वो नहीं करना चाहिए। मैं मिसाल दूंगा कि हमारे पास अपने हुसैनी ब्लड बैंक में बहुत सारा स्टाफ ऐसा है जो कि बर वक्त ट्रीटमेंट लेता रहता है एहतियातन, और वो सारे काम कर रहे हैं, जिसमें वो एज अ रनर्स भी हैं, इवन एक ड्राइवर भी हमारे पास है, और वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल बहुत अच्छा मैनेज किया उसने, एंड ही इज़ अबाउट 40 ईयर्स 35 ईयर्स। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर हीमोफीलिया के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।